मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित, आम जनता से जुड़ा हुआ खबरों का वो टीवी शो जो आपको रखता है आगे। कल सुबह के बड़े अखबारों के पन्ने की पहली पृष्ठ की जो खबर आप जानना और सुनना चाहते हैं वो अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जनहित की और सबसे पहले आपको दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। 1 फरवरी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, बजट पेश किया गया और आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पूर्ण बजट में सबको कुछ न कुछ मिला है। लेकिन इन सब के बीच 12 लाख वाला दांव चलकर मोदी सरकार ने किस तरह से विपक्ष को किया है चित और इसके जरिए क्या बड़ा संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजट की पूरी फिल्मी कहानी रखने वाले हैं आपके सामने। मां लक्ष्मी की कृपा किस तरह से बरसी है, विस्तार से देंगे आपको पूरी जानकारी। अगली खबर, मिडिल क्लास को दी गई है बड़ी राहत। अगर 1 लाख रुपए महीने की आपकी आय है और सालाना 12 लाख रुपए, तो आपको अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यकीनन इसके जरिए मिडिल क्लास को सीधे केंद्र में ला दिया है मोदी सरकार ने। अब तक वो मिडिल क्लास जिसकी बात तो बार बार की जाती थी चुनावों के दौरान, लेकिन राहत देने के लिए कोई भी बड़े फैसले और कड़े फैसले कभी नहीं लिए जाते थे। लेकिन आज मिडिल क्लास पर यह दांव चलकर नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कौन कौन से निशाने साधने की है कोशिश, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। इसके बाद लेकर चलेंगे बिहार में बहार ही बहार आ गई है, क्योंकि आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस पूर्ण बजट में बिहार को जो कुछ मिला है उससे लेकर बंगाल में तनातनी हो गई है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि सब कुछ बिहार को ही आखिर क्यों दे दिया गया, बंगाल को क्यों नहीं मिला। आपको बताते चले बिहार में इसी साल होने हैं विधानसभा के चुनाव और उसको लेकर क्या बड़ा दांव चला गया है। इसके जरिए क्या वोट की राजनीति पाने में बीजेपी और जेडीयू को मिलेगी कामयाबी, पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ते हुए बात होगी दिल्ली में करंट की राजनीति की भी। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह के बीच आज जमकर तनातनी हुई, जुबानी जंग हुई और करंट की पॉलिटिक्स भी खूब चली है। लेकिन 12 लाख का दांव चलकर बजट के जरिए क्या भारतीय जनता पार्टी 25,000 के अरविंद केजरीवाल के दांव की काट ढूंढने में कामयाब रही है। इसके पीछे की सियासत राजधानी दिल्ली में कैसे आगे बढ़ी है, जब अब बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है। लेकिन 12 लाख वर्सेस 25,000 की ये पॉलिटिक्स क्या कहती है, क्या बयां करती है, इसके खबर में तह तक जाएंगे और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बात करेंगे महाकुंभ की भी। आपको बताते चले कि भगदड़ में कितने लोगों की जान गई। लगातार विपक्ष की ओर से, सरकार की ओर से दिए जा रहे आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब मिला नहीं है। लेकिन इन सब के बीच अब साजिश वाला दांव भी सामने आ गया है कि दरअसल जो भगदड़ हुई थी 28-29 की रात को, उसके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश है, क्या नई कहानी निकलकर सामने आई है, विस्तार से उसके बारे में भी आपको करने वाले हैं आगा। इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी जो अगले 1 घंटे में रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले बात करेंगे आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पूर्ण बजट की। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। ये बजट न केवल देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है, बल्कि हमें भविष्य की तैयारी करने में भी मदद करता है।
मैं सभी देशवासियों को पीपल्स बजट की बधाई देता हूं। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यकीनन आज पूरे देश में मां महालक्ष्मी की भरपूर कृपा रही, लेकिन सबसे ज्यादा कृपा हुई है मिडिल क्लास पर, मध्यम वर्ग पर। टैक्स छूट में जो बड़ी राहत मोदी सरकार की ओर से दी गई है, आपको बताते चले कि आजाद भारत में मिडिल क्लास को लेकर कर में इतनी बड़ी छूट का यह पहला मामला है। सरकार की ओर से जो बड़ी राहत दी गई है, यकीनन इससे देश भर के जो बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है उसको बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसके जरिए दिल्ली और बिहार को भी साधने की गई है कोशिश। लेकिन आज के इस बजट में मध्यम वर्गीय को बड़ी राहत देकर सरकार ने किस तरह से अपने एजेंडे को दिया है धार, आगे कैसे बढ़ेगी मोदी सरकार की रफ्तार, उसको बताती हुई यह हमारी पहली रिपोर्ट देखिए। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी 3.0 बजट से देश का मिडिल क्लास आज खुशी के कई मीटर ऊपर उछल गया। इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है। इससे बेहतरीन बजट की कल्पना हम नहीं कर सकते और ना किया था। आजाद भारत में इनकम टैक्स पेयर की ऐसी लॉटरी पहले नहीं खुली जैसी आज खुली, और जिसकी मिडिल क्लास ने उम्मीद पालनी ही छोड़ दी थी, क्योंकि राहत की रत्ती भर उम्मीद होती तो बजट से पहले मिडिल मन की मनोदशा ऐसी न होती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बही खाता लेकर संसद की ओर बढ़ रही थी, तब सोशल मीडिया पर ये मीम खूब चल रहा था। मिडिल क्लास मेंटली प्रिपेयर था, मान चुका था कि वित्त मंत्री जब बजट पढ़ेंगी तो उसकी आंखें माहिष्मती की जनता जैसी भौचक्की रह जाएगी। आखिर में हाथ में ठेंगा ही आएगा। 11 बजते ही वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया। इधर मिडिल क्लास ने भी मन में नींबू मिर्ची बांध लिए। भाषण का फ्लो देखकर मान लिया कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पर कोई नई छूट नहीं देने वाली हैं। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari. लेकिन 78 मिनट के भाषण में 72वें मिनट पर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स का चैप्टर खोला, तो फिर वो हुआ जो बीते 11 साल में नहीं हुआ। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश के मिडिल क्लास ने हाल के वर्षों में आम बजट में अपने लिए इससे बड़ा मेगा शो नहीं देखा। Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. कई साल से मिडिल क्लास जो खुद को अभागा मान रहा था, मोदी सरकार ने आज एक झटके में उसके भाग्य जगा दिए। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाई पर उसे टैक्स से मुक्त कर दिया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और नौकरी पेशा मिडिल क्लास इसे 12 लाख नहीं बल्कि 12,75,000 जोड़े, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में उन्हें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट भी दे दी। अब न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% छूट है। छूट के बाद न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं लगेगा। 12 से 14 लाख सालाना इनकम वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऊपर जैसे जैसे 4-4 लाख रुपए का स्लैब बढ़ेगा, टैक्स भी 20, 25 और 30% हो जाएगा।
लेकिन बड़ी बात है साल के 12 लाख यानी हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने पर कोई टैक्स नहीं, यानी जितना कमाया पूरा का पूरा जेब में, इनकम टैक्स का कोई कट नहीं। दोनों हाथों में लबालब कैश, जहां चाहो खर्चो, इन्वेस्ट करो। प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने भी यही कहा, फोकस खजाना भरने पर नहीं, लोगों की जेब भरी रखने पर था। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 2 साल पहले सरकार ने ही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की 2 बिरादरी खड़ी की थी। आज वो दीवार गिरने के भी संकेत मिले। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी छूट नहीं दी, इशारा साफ था कि अब न्यू टैक्स रिजीम ही चलेगा, जिसे भी फायदा लेना हो इसी में मिलेगा। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. कई दशकों में ये पहली बार हुआ है जब कृषि, उद्योग, रेलवे, हाईवे को पीछे छोड़कर इनकम टैक्स बजट की लाइमलाइट बना है। अरसे बाद किसान से ज्यादा मिडिल क्लास, इन्वेस्टमेंट से ऊपर इनकम टैक्स हाईलाइट हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आजाद भारत में इससे बड़ी इनकम टैक्स किसी सरकार ने नहीं दी है। यूपीए सरकार ने 2005 में 1 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट दी थी। 2012 में बढ़ाकर इसे 2 लाख किया गया। 2014 में एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख, फिर 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया गया और 2025 में बम्पर छूट दे दी। एक झटके में 5 लाख रुपए इनकम और टैक्स दायरे से बाहर कर दी। छूट 7 लाख से सीधे 12 लाख कर दी। अब 12 लाख से ऊपर कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, उसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गणित आप लगा ही रहे होंगे। ये गुणा भाग कई दिन चलेगा कि नए टैक्स रिजीम में आ जाएं या पुराने में अब भी बचत के चांस है। मिडिल क्लास ये तो मान रहा है कि उसके लिए पहली बार ऐसी टैक्स वाली बहार आई है। लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक संजीवन बूटी का काम करेगा। तो इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है, तो उम्मीद नहीं थी। स्टेट दिस प्रपोजल इज ए गुड फॉर देम। इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट से सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी ये घाटा उसने अपने ऊपर ओढ़ा है, तो इसमें भी इकोनॉमी का पूरा हिसाब जोड़ा है। टैक्स में छूट का असर ये होगा कि लोगों के हाथ में कैश ज्यादा होगा। कैश ज्यादा होने से उनकी खर्च की क्षमता बढ़ेगी, बचत भी बढ़ेगी। खर्च बढ़ने से जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से देश के लेबर सेक्टर में रोजगार की बढ़ोतरी होगी। साथ ही जब हाथ में कैश होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। खास तौर पर खान पान, कपड़े, जूते, मनोरंजन और टूरिज्म पर लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे एफएमसीजी, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। जैसे हर बजट का एक साइंस होता है, वैसे ही हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मिडिल क्लास के मालामाल बजट में कई ऑफर आपको दिखाने अभी बाकी हैं। आपको ये भी दिखाना है कि मिडिल क्लास पर इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह क्या है, क्या इसका सियासी नाता है। मिडिल क्लास को हमेशा से शिकायत रही है कि देश की इकोनॉमी को खींचने में तो वो पूरा जोर लगाता है, लेकिन जब राहत देने की बात आती है तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन इस बार सरकार की विशेष कृपा रही है मिडिल क्लास पर। एक तरफ 12 लाख तक की आय पर छूट मिल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ और भी कई ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर बड़ी राहत देकर मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश मोदी सरकार की ओर से की गई है। इसके जरिए किस तरह की राजनीति आगे बढ़ाने की जाएगी कवायद, अब उसको बताती हुई हमारी अगली रिपोर्ट। ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? मिडिल क्लास। पैसे जमा करके बच्चों को विदेश में पढ़ाने का दम कौन जुटाता है? मिडिल क्लास। एक घर में खुद रहकर दूसरा घर किराए पर कौन उठाता है? मिडिल क्लास।
पोस्ट ऑफिस में ज्यादा बचत के लिए पैसे कौन जमा करता है? मिडिल क्लास। सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज पर टैक्स देने में कौन दुखी होता है? मिडिल क्लास। देश की कुल आबादी में इस मिडिल क्लास की हिस्सेदारी करीब 31% है, जिसके लिए इस बार का बजट बड़ी राहत लेकर आया है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट तो सिर्फ एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के उस तबके को भी अपने बजट से छुआ है जो इनकम के लिए खुद को अभी तैयार ही कर रहा है, और उस मिडिल क्लास तबके को राहत दी है जो नौकरी पूरी कर चुका है। ऐसी 8 और घोषणाएं हैं जिनके केंद्र में मिडिल क्लास है। बुजुर्ग नागरिकों को किराए पर टीडीएस में बड़ी छूट दी गई है। पहले 2,40,000 की छूट मिलती थी, जिसे अब 6 लाख कर दिया गया है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। एनएसएस अकाउंट यानी नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले सीनियर बिना किसी टैक्स के पैसा निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा में बड़ी छूट दी है। अब टैक्स पेयर 4 साल तक पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, यानी अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती होती है तो उनके पास 4 साल का समय होगा। पहले ये सीमा 2 साल की थी। वहीं टैक्स पेयर्स के पास 2 घर हैं और वो दोनों घरों में रहता है, तो टैक्स पेयर को दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा मिलेगा। बजट में टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की सीमा भी 7 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे विदेश में पैसा भेजने पर टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि खरीद फरोख्त के मामलों में टीडीएस तभी अप्लाई होगा जब दुकानदार या कस्टमर के पास पैन नंबर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया जाएगा। कहूँगा कि ये ड्रीम बजट है जो मिडिल क्लास काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी कि उसको टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होना चाहिए। टैक्सेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हाथ में पैसा नहीं बचता है, तो आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो सारा सपना जो है साकार कर दिया। कैसा जो बहुत ही एक बिग बूस्टर जिसको हम कहेंगे इकोनॉमी को आज ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है। हमने पहले कहा था कि हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत देने के पीछे अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। बीजेपी पर एक लंबे समय तक शहरी पार्टी की छाप रही है। ये माना जाता है कि शहरों में नौकरी पेशा मिडिल क्लास शुरू से ही उसके कोर वोटर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटने और शहरों में कम वोटिंग के पीछे इसी मिडिल क्लास की नाराजगी को वजह माना गया। अनुमान है कि इनकम टैक्स में छूट इस मिडिल क्लास वोटर को वापस लाने की कोशिश भी हो सकती है। टाइमिंग भी दिलचस्प है कि दिल्ली का चुनाव सिर पर है, जहां बड़ी संख्या में सैलरीड क्लास वोटर है। मिडिल क्लास ज़्यादा पैसा आता है तो उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है कि 12 लाख पे उसको बढ़ा के करा है। बहुत अच्छी चीज़ है मिडिल क्लास के लिए। लोग बिजनेस वगैरह भी करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस जो करते हैं 10-12 लाख रुपए जो साल का कमाते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है मोदी सरकार का। कहने वाले सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही छूट को भी सियासत से जोड़ सकते हैं। भविष्य के ज्यादातर वोटर युवा हैं और इनकम टैक्स के नए रेजिम में भी हैं। 2024-25 में 7.8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने ITR फाइल किया। इनमें 5.27 करोड़ यानी 72% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रेजिम को चुना है, जबकि सिर्फ 2.1 करोड़ यानी 28% लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम को चुना। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू टैक्स रेजिम का चयन करने वाले ज्यादातर टैक्स पेयर्स की इनकम 10 लाख से कम थी, यानी वो मिडिल क्लास से आते हैं। और यहीं से एंट्री होती है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे के आर्थिक एंगल की। इंडस्ट्री और अर्थशास्त्र को समझने वाले एक्सपर्ट का कहना है, मौजूदा वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो डाउन से गुजर रही है, जिसे रफ्तार देने के लिए मिडिल क्लास के हाथ में पैसा होना जरूरी है। जाहिर तौर पर अगर इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी तो मिडिल क्लास खर्च क्षमता में इजाफा होगा, जो देश के आर्थिक पहिए को तेज रफ्तार से घुमाने का दम रखता है। और अब बजट में आपके पसंदीदा टॉपिक पर आते हैं। क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कहां पर आपके पैसे बचने वाले हैं और कहां पर ज्यादा खर्च होने वाले हैं। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा
कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। बजट के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फोर्स मल्टीप्लायर इसलिए कहा क्योंकि इनकम टैक्स में बड़ी छूट देने के साथ साथ सरकार का जोर बाजार में कंजप्शन बढ़ाने पर भी है। जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लास्ट में दिल जीत लिया मिडिल क्लास का सरकार ने आज। ज़रूर मिडिल क्लास का ही दिल नहीं जीता, बल्कि मैं कह रहा हूँ पूरे देश का दिल जीता है, क्योंकि मिडिल क्लास एक बहुत अहम हिस्सा है ओवरऑल भारत का। और जब वो उनके हाथ में पैसा आएगा तो खर्च करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो व्यापार बढ़ेगा, लोगों के हाथ में और पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं के बाद कई चीजों के दाम कम होने वाले हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, क्योंकि ईवी बैटरी से जुड़े 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। बैटरी से जुड़े 28 सामानों पर कस्टम ड्यूटी में छूट है। मोबाइल फोन की कीमतें सस्ती होगी। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। LED, LCD की कीमतें भी कल पुर्जों पर आयात शुल्क हटाने से कम होगी। साथ ही फुटवेयर और हैंडबैग भी सस्ते होंगे, क्योंकि वित्त मंत्री ने वेट ब्लू लेदर से भी आयात शुल्क हटाने का ऐलान किया है। इसके अलावा कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों से जुड़ी जीवन रक्षक दवाएं भी सस्ती होंगी, क्योंकि बजट में ऐसी 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा की गई है। इट्स अ बिग रिलीफ टू मिडिल क्लास, क्योंकि वो कंजम्पशन सॉफ्ट है, कुछ फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ी स्टिकी है, तो ये रिलीफ इज वेरी वेलकम एंड इट विल help improve consumption and therefore investment and employment generation in the economy. Consumption improve करेगा तो investment आएगा फिर employment generation होएगा, तो एक virtuous cycle create करता है। बजट में वित्त मंत्री की घोषणाओं के बाद इक्का दुक्का चीजें ही महंगी नजर आ रही हैं, जैसे स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर और लैपटॉप के टच स्क्रीन में इस्तेमाल होने वाले इंटरैक्टिव पैनल डिस्प्ले और बुने हुए कपड़े, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। बजट में हर बार का ट्रेंड रहा है, जिस राज्य को ज्यादा मिलता है उसके नेताओं को तो खुश होना ही है, लेकिन जिस राज्य को कम मिलता है उसके नेता खूब जमकर शोर मचाते हैं। इसी साल बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और आज वित्त मंत्री ने खास बिहार की मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनी और बात साड़ी तक सीमित नहीं रही। बिहार पर की गई उनकी विशेष कृपा ने कई राज्यों के विपक्षी नेताओं की भौहें तान दी, तो वहीं बिहार एनडीए के नेता बेहद गदगद नजर आ रहे हैं। देश का बजट लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब संसद पहुंची तो उनके पहनावे को देखते ही समझ आ गया था कि इस बार बजट में बिहार की बहार रहेगी। वित्त मंत्री ने बिहार की मशहूर मधुबनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी। सफेद रंग की साड़ी, पीले रंग का बॉर्डर, साथ में मधुबनी प्रिंट। कहने को तो ये एक राज्य की कला को संजोती महज एक साड़ी थी, लेकिन ये साड़ी भी वित्त मंत्री को बिहार के कलाकार ने ही गिफ्ट की थी। सीतारमण जी आयल छलखिन मिथिला चित्रकला स्थान, तो वही में भेंट में जे हुनका जे पेंटिंग छले अथी पर साड़ी पर जे हमरे बनायल छले, हमरे साड़ी छले, बहुत खुशी होया। बहुत धन्यवाद दै छियन मैम के जे बिहार के लेल, देश के लेल बड़का सम्मान हमरा सबके भेल। बजट के दिन बिहार की साड़ी का संकेत बड़ा था। सरकार में बीजेपी की साथी और बिहार की प्रमुख पार्टी जेडीयू को भी वित्त मंत्री की साड़ी खूब भाई। और वो हम लोग थे साथ मधुबनी में, और वहां पर लोगों ने आग्रह किया था कि बजट पेश करते समय अगर पहनेंगी तो पूरा एक अच्छा रहेगा उसके लिए, और मैं धन्यवाद देता हूं पूरा मिथिला की तरफ से। साड़ी के संकेत के बाद अब असली काम की बारी थी। वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया तो कुछ मिनटों के बाद ही बिहार को लेकर घोषणाएं होनी शुरू हो गई। Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. वित्त मंत्री ने आज बिहार के लिए कई घोषणाएं की
उन्होंने बताया कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जो मखाने से जुड़े हर काम में मदद करेगा। बिहार में एयरपोर्ट का विस्तार और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सौगात दी गई। IIT पटना में हॉस्टल और बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा। बिहार में फूड टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंस्टीट्यूट खुलेगा। मिथिलांचल के विकास के लिए आर्थिक मदद भी दी गई है। इतनी सौगातें मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी फूले नहीं समाये। सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। एनडीए के दूसरे नेता भी केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जो पूर्वी भारत में जो विकास की गति कम हुई है उसको ध्यान में रख के, तो इसलिए इसका लाभ तो मिलेगा। तो इसमें कौन खास बात है? बिहार इस देश का अंग है कि नहीं है? अब जो बोल रहे हैं उनका तो बात छोड़ दीजिए, उनको तो वो यही काम है। केंद्र की गठबंधन सरकार में बिहार की पार्टियों की बड़ी भूमिका है। सीटों की बात करें तो बिहार से लोकसभा की 18 सीटें एनडीए के सहयोगियों के खाते की हैं। इनमें जेडीयू की 12, एलजेपी की 5 और एचएएम की 1 सीट शामिल है। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले बजट में बिहार की बहार होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सबको लगभग पता था कि ये तो होना ही था। अब जब हो गया तो देश से लेकर बिहार की राजनीति करने वाली पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। कि क्या बिहार सरकार का बजट था कि भारत सरकार का बजट था? अगर सिर्फ एक प्रदेश का नाम आपने वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में दिया है, जब आप सारे देश का जो विकास है वो अपनी बैसाखियों को सुदृढ़ करने के लिए ताक पे लगा देते हैं, तो ये प्रश्न पैदा होता है। आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को घर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है। सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहाँ तक बंगाल का सवाल है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को। आम बजट में चुनावी राज्यों पर मेहरबानी की कहानी पुरानी है। हर सरकार ने बजट में चुनावी राज्यों का ख्याल रखा है। इस बार भी यही हुआ। बस देखना ये होगा कि भारी भरकम घोषणाओं के रिटर्न के तौर पर बिहार की जनता एनडीए की सरकार फिर से बनाएगी या नहीं। आपने पहली और आखिरी बार कब देखा होगा कि सरकार कोई बजट पेश करे और विपक्षी दल उसकी तारीफ करे? ये ट्रेंड कभी नहीं टूटा, आज भी नहीं टूटा जब मिडिल क्लास को इतनी बड़ी राहत दी गई। अब आपको अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सरकार की ओर से पेश किए गए इस बजट में विपक्षी दलों की ओर से क्या मीन मेख निकाले गए और किस तरह से सरकार की ओर से दावा किया गया कि आज तक भारत के आजाद इतिहास में इस तरह का बजट कभी पेश नहीं हुआ है। जो मिडिल क्लास हर बजट से पहले इनकम टैक्स में छूट के लिए सरकार की ओर टकटकी लगाए रहता था, मोदी सरकार ने उसकी 12 लाख की कमाई ही टैक्स फ्री नहीं की, बल्कि आम जनता को कुछ साल के लिए इनकम टैक्स की टेंशन से भी मुक्त कर दिया। बहुत सरकार की अच्छी पहल है, इसकी काफी दिनों से डिमांड थी और ये एक संजीवनी मिली है मध्यम वर्गीय तबके को। सरकार को इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। अभूतपूर्व है देखा जाए तो, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि टैक्स स्लैब में इस तरह का वो दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। 18 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, अगर उस पर भी हमको टैक्स पे करना पड़े तो वो एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है मैनेज करने में प्रॉब्लम। तो मेरे अकॉर्डिंग तो एक अच्छा थिंक है। लेकिन जिस बजट को इनकम टैक्स पेयर्स से बचत बढ़ाने और प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत मिशन की नींव मजबूत करने वाला बताया, वो हर बार की तरह इस बार भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा। 20 या 30 लाख लोगों को थोड़ी सी राहत देकर पूरे देश को आप कह रहे हैं कि झुनझुना पकड़ो, जुमले परोसो और उसके बाद तालियां बजाओ। ये देश की तरक्की का रास्ता नहीं है, देश की अवनति का रास्ता है। वो रिलीफ मिलेगा, वो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के खत्म कर दिया है। अब जो फाइन प्रिंट सामने आ रही है उसमें यह है जो 0 से लेकर 4 लाख तक कमाते हैं उनके लिए टैक्स फ्री टैक्स नहीं होगा, पर 8 to 12 लाख के लिए अभी भी टैक्स ब्रैकेट लगाया हुआ है। 12 लाख आप इसको खुद समझिए ना, और उसके बाद और लोगों को आपने 25 लाख वाले को 30%, किसी को 40%, तो आप इधर से तो आप टैक्सेस ले ही लिए ना। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पेश होने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया में श्रेष्ठ भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट और आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बताया। लेकिन विपक्ष के नेता कभी इसे बिहार केंद्रित बोल रहे हैं तो कभी चुनावी बजट बता रहे हैं। बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है
कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती, उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं। और बिहार सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं इस बजट को लेकर, लेकिन यकीनन अपने आप में यह ऐतिहासिक बजट है और खासतौर से मिडिल क्लास को जिस तरह की राहत दी गई है, मध्यम वर्ग उससे काफी ज्यादा खुश है और आजाद भारत के बाद मिडिल क्लास पर पहली बार राहत की इतनी बरसात हुई है। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। बात अब दिल्ली के बैटल ग्राउंड की, जहां पर आज करंट वाली सियासत हुई। इस सियासत में अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने थे। इसके जरिए किस तरह का दांव चला गया है ताकि 5 फरवरी को जब वोटिंग हो तो उनके दावे का दम दिख सके, अब उसको बताती हुई दिल्ली से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का चुनाव देश का पहला इतना खुला चुनाव है जहां वोटरों से सीधे नकद फायदे की बात की जा रही है। दिल्ली में तीनों पार्टियां अपनी रेवड़ियां बेचने आज भी निकली। तीनों ने जोर लगाया कि दिल्ली उसे ही चुने। आज आम बजट से दिल्ली में बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल बूम कर गया। बीजेपी मान रही है कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स छूट, आम आदमी पार्टी के 25,000 रुपए की बचत, पानी, इलेक्शन कैंपेन को धोकर रख देगी। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के रोहतास नगर में बड़ा रोड शो किया। रोड शो में भारी भीड़ थी। रोड शो में एबीपी न्यूज ने अमित शाह से खास बातचीत की। शाह इशारों में कहते दिखे कि आज का बजट देखने के बाद दिल्ली का वोटर बीजेपी के सिवाय किसी की तरफ नहीं देखेगा। मोदी जी ने 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ किया है। दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली का छोटा व्यापारी, सभी लोग बहुत खुश हैं। आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है आपको जीतने में। कांग्रेस और आप दोनों से हमारे वोट का टोटल बहुत बड़ा होगा। जब आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, इस बार कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? सीटों का तो आकलन में नहीं कहना चाहूंगा, मगर अब तक भाजपा की सबसे बड़ी जीत दिल्ली में होगी। इससे पहले दिल्ली में आज रैलियों के मंच पर अमित शाह और अरविंद केजरीवाल का आमना सामना हुआ। दोनों ने दिल्ली वालों से एक दूसरे को वोट करंट लगाने की अपील की। कमल के निशान पर बटन तो दबाना है, मगर बहनों इतना याद रखना, बटन इतने गुस्से से दबाना है कि शीश महल के शीशे टूट जाए, ऐसे गुस्से से दबाना। गलत बटन मत दबा देना। ये कमल कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? कीचड़ में उगता है। कमल का बटन दबा दिया तो घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और झाड़ू क्या होती है? घर की लक्ष्मी होती है। कम से कम 30-40 हजार रुपए महीने का फायदा होगा हर परिवार को। और कमल का बटन दबा दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी, कोई चारा नहीं बचेगा। हालांकि केजरीवाल को आज सच में सियासी करंट लगा जब ही पार्टी छोड़ने वाले उनके 8 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। उधर और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब पीछे छूटने लगा है। और आज एक नया मोड़ तब आया जब महाकुंभ में भगदड़ पर यह कहा गया कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। और ये बात खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से तब कही गई जब वो संतों से मुखातिब थे, मुलाकात कर रहे थे। ये जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब। महाकुंभ में भगदड़ के बाद उठे सवालों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना पर संतों के धैर्य की सराहना की। वे लोग एक प्रयास कर रहे थे जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है।
संतों के बीच बैठे मुख्यमंत्री ने इससे पहले पूरे मेला क्षेत्र का हवाई दौरा किया। वो लगातार अधिकारियों से भगदड़ की जांच की अपडेट ले रहे हैं। जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। इसमें बहुत बड़ी राजनीति है। जांच कमेटी भी गठित हुई है। हम इतना कह सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी विचित्र स्थितियां महाकुंभ में प्रकट हो रही, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र हैं। अगर बहुत बारीकी से जांच की जाएगी तो सनातन को मिटाने की कोशिश करने वालों के नाम उसमें आगे आएंगे। एक आशंका विपक्ष को भी है। वो लगातार कह रहा है कि सरकार ने मौत के आंकड़े सही नहीं बताए। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हो, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में न बताया जा रहा हो। सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाएं कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं। लाशों की गिनती पर विपक्ष के सवालों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नाराज हो गए। मौत के आंकड़ों पर विपक्ष के सवालों की वजह से उन्हें साजिश का संदेह हो रहा है। जितनी अच्छी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में अब ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। जिस ढंग से व्याकुलता है सनातन विरोधियों के अंदर जी, वो बताता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। एक तरफ विपक्ष है जो कहता है कि आंकड़े छिपाए गए, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री कथावाचक हैं जो सनातन विरोधियों पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच संतों का गुस्सा अधिकारियों पर भी फूटा। हर बात को विपक्ष पर डाल देना, किसी अन्य विरोधियों पर डाल देना एक संत के लिए शोभास्पद नहीं है। प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए, जो सरकार का दायित्व होना चाहिए, खुद बैठकर के उन्हें मंथन करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। किसी ने भगदड़ को आंखों से देखा, किसी ने मोबाइल पर, किसी ने टीवी पर। लगा सबको यही कि भगदड़ भीड़ और अधिकारियों की लापरवाही से हुई। हालांकि अब साजिश की बात निकली ही है तो उसकी सच्चाई के लिए जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार करना होगा। जनहित में अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। आपको बताते चले कि 30 लोगों की मौत को मोक्ष बताकर बाबा बागेश्वर विवाद में फंस गए हैं और अब साधु संतों ने भी उनकी आलोचना की है। कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला है। इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष ले लेना चाहिए। किरण शास्त्री जी को भी कहूंगा, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ, ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। सब संतों ने बैठकर प्रातःकाल निर्णय लिया, जिन्होंने भी। भक्तों को कथा सुनाने वाले कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। भगदड़ में मरने वालों के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने जब अपना मोक्ष वाला ज्ञान दिया तो संतों ने ही उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जो महापुरुष इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, उनको आके यहाँ उसी तरह का मोक्ष, जिस तरह के मोक्ष के बारे में वो बोल रहे हैं, ले लेना चाहिए। अभी भी यहाँ जनता है, जनता हमको नहीं लगता है कि संकोच करेगी। तो किसी को भी ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता गए हैं वो तो फिर यही मानेंगे कि संत समाज हम लोगों के माता पिता जाने के बाद शोभ नहीं व्यक्त कर रहे हैं, वो उनके मोक्ष की कामना कर रहे हैं। मोक्ष की बात करना निश्चित रूप से ये हमारी आदत है, इसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। परिवार की क्या पीड़ा होती है वो उन्हें नहीं पता है। जो इस तरह का बयान दे रहे हैं उन्हें पता होगा, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। और धीरेन्द्र कृष्ण जी को मैं एक बड़े भाई होने के नाते कहूँगा कि इस तरह से बचकानी बयान नहीं देना चाहिए। इसी खबर के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, जो आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।